हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 8th क्लास है और हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे मुगल बादशाह आपका औरंगजेब की आपका निधन होता है, उसके बाद केंद्र की सत्ता आपकी कमजोर होती है और कैसे 1857 की क्रांति के दौरान कैप्टन हडसन बहादुर शाह सफर की बाप के गिरफ्तारी करता है और उनको बाद में जेल भेज देता है। जेल इन द सेंस आप कह सकते हैं उनको देश निकाला कर देता है और जो उनके बेटे को आपका मार डालता है। फिर था पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कि 1600 में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और 1613 में कैसे वो अपना गुजरात में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है। महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर यावतनामा लेकर भारत में आती है। उससे पहले कौन पहुंच जाते हैं? पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1458 में पहुंच जाता है, क्लियर है, और वो गोवा पर अपना कब्जा रखते हैं। फिर उसके बाद डच आते हैं जो हिंद महासागर पर रखते हैं और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, क्लियर है। और सबको व्यापार में क्या था? सबको एक जैसा ही ट्रेड करना था। सबको यहाँ सूती कपड़े खरीदने थे या रेशमी कपड़े खरीदने थे, मसालों का व्यापार करना था, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इन सब का ट्रेड इनको करना था, क्लियर है। और इनमें जो सारी कंपनियां थी इनमें आपस में कंपटीशन था, आपस में प्रतिस्पर्धा थी। ये एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रखते थे, एक दूसरे के जहाज को डुबा दिया करते थे, ट्रेड में ये बैरियर करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप देखेंगे सबसे पहली फैक्ट्री जो है, अगर हुगली की बात करें बंगाल में, तो इन्होंने 1651 में हुगली में खोली थी। और उससे पहले इन्होंने कहाँ खोल दी थी? सूरत में। और 1633 में कहाँ खोल दी थी? आपको पता होना चाहिए, मुसलीपट्टनम में आपका पहुंच गए थे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने मुगल अफसरों को आपका रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, क्लियर है। सूतीनाड़ा, कालीकत्ता, एक गांव और था गोविंदपुर, इनसे मिलकर बना है आपका कोलकाता, क्लियर है। और उसमें कुछ फरमान जारी कर दिए। जो फरमान था, एक क्या कर लेते हैं, औरंगजेब को इस बात के लिए मना लेते हैं कि हमको ट्रेड जो करना है वो बिना हम लोग आपके टैक्स दिए करेंगे। तो अंग्रेज जो है इस चीज में आपके सफल होते हैं कि आप कंपनी कोई ट्रेड के लिए पैसा नहीं देगी। 1707 से पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जो अधिकारी हैं वो लोग क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं, इस फरमान को बेचते भी हैं, खुद निजी रूप में ट्रेड करते हैं। और इससे क्या होता है, बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान इस बात का विरोध करते हैं और इसी बात से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान के बीच हमें क्या हो जाती है, एक आपका आपसी मतभेद हो जाता है। और इनके आपस में हित जब थे वो आपके टकराने लगे, तो हित इतने बढ़ गए थे कि इनके युद्ध तक वो आपका वो कंडीशन पहुंच गई थी। और आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि नवाब हमको व्यापार करने दे। इस समय नवाब बन चुका है वो आपका सराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद नवाब बना सऊदौला। तो पहला नवाब कौन बनता है? उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद नवाब बनता है अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद बनता है नवाब सऊदौला। सऊदौला क्या करता है, ये बहुत विरोध करता है कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी का कहना था कि ये हमसे आपके नजराने मांगते हैं, भेंट मांगते हैं, महंगे महंगे उपहार मांगते हैं इनके अधिकारी। और ये लोग सिक्के ढालने का अधिकार मांग रहे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अपने किले की किलेबंदी कर रहे थे, व्यापार में धोखाधड़ी का आरोप लगाया कंपनी ने। ये सारी दलील थी और इनमें आपस में नोकझोंक हो गई और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। और जब आपस में हुआ, आखिरकार ये टकराव एक युद्ध ले लेता है, जिसका हम जिस युद्ध को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1756। तो आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्लासी के युद्ध को। तो हमने प्लासी के युद्ध से पढ़ने से पहले हमने पृष्ठभूमि देखी कि प्लासी का युद्ध क्यों हो रहा है, कि अंग्रेज और वहां के जो नवाब है बंगाल का, कौन है? सराउद्दौला, उसके बीच जंग छिड़ गई है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सराउद्दौला बंगाल का नवाब बने। कंपनी को आपको सराउद्दौला की ताकत से काफी भय था। क्या था? कंपनी इस बात से आपका डरती थी कि जो नवाब है बंगाल का सराउद्दौला, उसके पास बहुत तकड़ी सेना है, ठीक।
अब अब कह रहे जो बंगाल का नवाब है, आपका नवाब है सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधा आसानी से दे दे। कैसा चाहिए था आपका कठपुतली नवाब, यानी कि जैसा कंपनी चाहे उसको वो सारी सुविधा आसानी से नवाब बिना आनाकानी करे क्या कर दे, वो आपका प्रोवाइड करा दे। जबकि सिराजुद्दौला के समय में ये आपका पॉसिबल ही नहीं था। आप कह रहे हैं कि तो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में आपका सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांगे अड़ाना बंद करे। अब सिराजुद्दौला क्या कहता है कंपनी को कि आप हमारे पॉलिटिकल चीजों में अपना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करें। किलेबंदी रोककर उसने बाकायदा राजस्व चुकाए। कह रहे जो खामखा में जो आपकी कंपनी जो अब किलेबंदी कर रही है बिना बात, उसको बंद कर दे और जितना राजस्व है वो चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे, कौन नहीं हट रहा था? ना तो कंपनी पीछे हट रही थी, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि वो उस समय नवाब थे, और ना कौन हटने को तैयार था? आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अब ऐसे में कंडीशन हो गई, तो आपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कितने सिपाही लेके चला गया? 30,000। कहाँ गया? कासिम बाजार पड़ता है, इंग्लिश फैक्ट्री वहां थी, उस पर जाकर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसर को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला डाल दिया, अंग्रेजों ने हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर उसे उधार का रुख किया। अब कहाँ हो गए? कासिम बाजार के बाद कहाँ जा रही है? जो उसका किला है उस पर कब्जा करने के लिए कंपनी आगे बढ़ चलती है। कलकत्ता से हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना क्या कर दी? आपकी सेना भेज दी। रॉबर्ट क्लाइव कहां पर है? मद्रास का आपका गवर्नर है। और जब इसको पता लगा कि वो आपके बंगाल हमारे हाथ से निकल रहा है, तो इसने क्या कर दी? एक सेना की टुकड़ी आपका बंगाल भेज दी। इस सेना में नौसैनिक बेड़े की मदद मिली। क्या ले ली? नेवी भी साथ ले ली। इसके बाद नवाब से लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की बड़ी सेना का नेतृत्व किया। नवाब की हार का एक बड़ा कारण था कि एक सेनापति मीर जाफर की कारागुरी भी थी। अब क्या था? एक सेनापति था उसका, कौन? मीर जाफर, और ये जाकर अंग्रेजों से मिल जाता है, जिसके कारण ये आप जो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है उसमें कुछ दगाबाजी करता है, जिसके कारण क्या होता है? मीर जाफर की टुकड़ियों इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेती। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने हाथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर, किसे हटाकर? सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को आपका नवाब बनाया जाएगा। जब उसे पता लगा कि अब किसका नंबर है आपका? अब मीर जाफर, यानी कि मीर जाफर को क्या लालच दे दिया उसके सेनापति को कि अगर सिराजुद्दौला को हम युद्ध जीत जाते हैं तो हम सिराजुद्दौला को नवाब हटाकर आपको, यानी कि मीर जाफर को नवाब बना देंगे। और इस लालच में कौन आ गया? मीर जाफर। ये है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ये देखिए, देख लिया? अब देखिए एक बार ये वाली इमेज है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देख रहे हैं? अंग्रेजों की असेंबली लगी हुई है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हाउड स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्राइराइट की लंदन में स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट में ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस की बैठक होती हुई उसके एक सभागार चित्र का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भी कुछ मीटिंग सभागार होती थी वो इस क्षेत्र में होती थी, उस समय का इमेज है। तो यह आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा कि क्या मतलब था युद्ध लड़ाई का। तो सबसे पहले आपको प्लासी की पृष्ठभूमि क्लियर हो गई। जो आपका प्लासी का युद्ध क्यों होने जा रहा है? क्योंकि बंगाल का नवाब ना तो पीछे हटने को तैयार हो रहे हैं, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चुकाना है? राजस्व चुकाना है। और जो वो अपनी किलेबंदी कर दी, किलेबंदी का मतलब था जहां पर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी लोग रहते थे, जो उनका गोदाम रहता था, उसके चारों तरफ एक दीवार कर लेते थे, उस दीवार को बोलते थे आपका किलेबंदी।
तो उसका विरोध कौन कर रहा था? नवाब कर रहा था कि गलत है, हमारे बिना परमिशन का आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, नवाब हैं, और ना ही आप टैक्स चुका रहे हैं। तो इसके लेकर, और उधर कंपनी क्या कर रही थी? पॉलिटिकल आपका इंटरफेरेंस कर रही थी। तो नवाब ने कई बार उनको कहा भी कि आप हमारे बीच में मत घुसिए, आप हमारे राजनीतिक जो मामले पॉलिटिकल इश्यूज हैं आप उनमें टांग मत अड़ाइए, लेकिन कंपनी मानने वाली नहीं थी। तो उसने क्या करा, कासिम बाजार में जो आपकी इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर अटैक कर दिया, अफसरों को पकड़ लिया, माल जब्त कर लिया, किले की तरफ बढ़ गया। और जब ये सारा काम कब्जा हो जाता है तो किसको पता लगता है? रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल में गवर्नर था, वो क्या करता है? एक सेना वहां भेजता है, और फिर क्या होता है? दोनों यानी कि कंपनी और आपका नवाब जो है सिराजुद्दौला, दोनों आपके प्लासी के मैदान में मिलते हैं, और यहाँ होता है बैटल ऑफ प्लासी। और रिजल्ट का निगाह आपका निकलता है कि कंपनी इस युद्ध में जीत जाती है, और बंगाल के नवाब आपका सिराजुद्दौला की हार होती है, और मीर कासिम इसमें, मीर जाफर क्या बनता है? नवाब बनता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ आगे। प्लासी की इस जंग में महत्वपूर्ण मानी जाती, क्योंकि भारत में यह है पहली कंपनी की बड़ी जीत थी। अब कंपनी क्या हो गई आपका? एक कंपनी ने बहुत बड़े बादशाह को हरा दिया, तो यह अपने आप में बात थी। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, अब वो मर जाता है। और मीर जाफर क्या था? मीर जाफर कौन था? नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसको क्या बना दिया जाएगा? अब ये नवाब बन गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। कंपनी क्या चाह रही थी कि हम यहाँ शासन नहीं संभालेंगे, अगर हमने शासन संभाल लिया तो अभी तो बादशाह विरोध कर रहा है, अगर पूरा बंगाल विरोध करने लग गया तो हम एक दिन में उखड़ कर चले जाएंगे। इसलिए कंपनी ने क्या कह दिया? नहीं, हम शासन नहीं करेंगे, हम राजस्व लेंगे, हम टैक्स वसूलेंगे, हम पैसे का अपने पास रखेंगे। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत है? वो कह रहे क्यों ले कब्जे में, जब बिना लड़े ही अपना सारा काम हो सकता है, तो क्यों लेना है? तो वो लोग क्या करते? शासक नहीं बनते। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि कठपुतली नवाब हमेशा उनके इशारों पर नहीं चल सकता था। आखिरकार उन्हें तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता दिखाना पड़ता था। फिर कंपनी क्या करती? मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब क्या होता है? जब वो वापस विरोध करता है तो कंपनी ने क्या किया? अब मीर कासिम को हटा दिया, और मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर जब आपका विरोध कर रहा है तो मीर जाफर की जगह कौन बन गया? मीर कासिम। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई। अब मीर कासिम जैसी गद्दी पे बैठा, इसने अंग्रेजों की सुनने से मना कर दिया, यानी कि बैठाया किसने? अंग्रेजों ने। किसी की जगह? मीर जाफर की जगह इसने सुनने से मना कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। फिर क्या हुआ? फिर होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। एक युद्ध कब लड़ा है? 1757 में। दूसरा कब लड़ेंगे? 1764 में। ये हुआ प्लासी, ये हुआ बक्सर। ठीक, उसे हारना पड़ा। इसमें भी क्या हुआ? कंपनी की जीत हो गई, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। अब क्या है? उनके पास कोई और विश्वसनीय व्यक्ति था नहीं उस समय, तो वापस इसी मीर जाफर को, जो मीर कासिम की जगह बनाया गया था, तो वापस मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। अब नवाब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब कह रहे अगर आपको नवाब बनना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको हर महीने 5 लाख रुपए का राजस्व आपको चुकाना है कंपनी को। कंपनी अपने सैनिक खर्चे के निपटाने के लिए, व्यापारिक जरूरतों का अन्य पूरा खर्चा करने के लिए पैसा चाहती थी। उन्हें जो आपकी सेना रखी हुई थी, ट्रेड के लिए जो पैसा चाहिए था, अन्य खर्चा का पैसा वो कहां से ले रही थी? नवाब से। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तब कंपनी के इरादे भी बदल चुके थे। अब मीर जाफर अपने 65 तक मृत्यु हो जाती है, अब कंपनी का इरादा बदल चुका था। कठपुतली नवाबों के साथ उनका खराब अनुभव देखते हुए कि हमने जो नवाब रखे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब क्या हो गया?
कंपनी नवाब बन गई। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि अब बंगाल पर हम ही शासन करेंगे। क्लियर है? आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही प्रांत की दीवानी नियुक्त कर दी। अब मुगल सम्राट थे उसमें बहादुर शाह जफर या शाह आलम, अभी पता लगेगा। तो 1765 में क्या होता है, जो दीवानी होती है, देखिए दीवान का मतलब होता है टैक्स संबंधी अधिकार, किसको सौंप दिया, कंपनी को नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादा चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी से खरीदनी पड़ती थी। मुसीबत अब भी क्या थी कि ब्रिटेन से जितना सोना लाते थे और चांदी, इसी के बदले भारत में व्यापार होता था। कोई वहां की कोई जो करेंसी वो नहीं चलती थी। इसकी वजह से तो उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेची गई चीजें नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन ने सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन के पास सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी सारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कंपनी से, इस कमाई से आपके कंपनी में सूती कपड़ा खरीद सकती थी। अब जो ने पैसा कमाया इसी से आपका सूती कपड़ा खरीद ले, इसी से आपका रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों का निर्माण में लागत उठा सकती थी। तो इस तरह से क्या हो गया, अब कंपनी क्या बन गई है, नवाब बन गई है। तो कंपनी के नवाब बनने के बाद और प्लासी और बक्सर लड़ने के बाद जो उसका एक्सपीरियंस था वो कुछ अलग ही था। तो इस स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, कैसा आपका प्लासी का युद्ध रहा, कैसा बक्सर का रहा, कंपनी किस बात पर अड़ी, कैसे ट्रेडिंग कंपनी अब आपका बंगाल का नवाब बन गई है और पूरा राजस्व उसके कब्जे में। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछिए। अब है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब होता है, इसका एक मतलब यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों को किस तरह जीने का ख्वाब दिखाता था। क्या दिखा रहा था, जीने का ख्वाब दिखाता था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे, जमीन और बहुत सारा पैसे दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेमिसाल दौलत जमा कर ली और 1773 में जब इंग्लैंड से, मद्रास से इंग्लैंड यानी कि चेन्नई आया तो उसकी 18 साल की उम्र थी। लेकिन 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनकर हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प की बात तो यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा था। किस लिए आया था कि जो द्वारा पहले क्या था, मद्रास का गवर्नर बन गया है, वापस फिर उसे कहां बनाया, बंगाल का गवर्नर, क्योंकि सेरिपेटेंसी मद्रास और बंबई को किसमें अटैच कर दिया गया था, 1833 के आपके 73 के एक्ट के तहत बंगाल के अंदर। अब इसको क्या भेज दिया कि आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है। अब सोचिए, यानी कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है उसी को क्या नियुक्त कर दिया कि आपको भ्रष्टाचार दूर करना है। अब देखिए, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने खुद उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अपनी सफाई देनी पड़ी। और क्या लगा दिया उस पर, खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। सरकार को उसकी अचूक संपत्ति का संदेहास्पद लगा, उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। किसने कर ली, आत्महत्या। कौन है आत्महत्या करने वाला, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ा था, रॉबर्ट क्लाइव की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, कंपनी के सभी अफसर तो क्लाइव की तरह
दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, बहुत से बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं होगा। इनमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आते थे। उसमें सबसे बड़ी बस इच्छा यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते हुए धन से दौलत लेकर वापस गए, उनमें से आलीशान जीवन जिया। वहां के लोग उन्हें नवाब कहते थे। कि जो लोग यहां से जिंदा चले गए और जाकर जो आलीशान जीवन जीते थे, तो उन अंग्रेज अधिकारियों को बंगाल में आपका नवाब कहा जाता था। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे कि ऐसे लोग जो अमीर हैं और सामाजिक हैसियत ऊपर हो गई, रातों रात ऊपर देख लिया। नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। यानी क्या होता था, ये उनके मजाक भी बनाते थे कि ये देखिए भारत के नवाब, बंगाल के नवाब, किसको, इन्हीं को बनाते थे। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। कंपनी के फैलते शासन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा एक बार पूरा देख लीजिए। कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेरी रह गई है तो आप एक बार पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी नवाब कैसे बन रही है, शासन कैसे चलेगा, इससे संबंधित देख लिया। कंपनी का फैसला, फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखो तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। अब मुझे बताइए, 1757 से लेकर 1857 कितने साल हुए? 100 साल। 100 वर्ष हो रहे हैं। इन 100 वर्षों में देखिए 1757 में क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध, और 1857 में क्या हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति हुई है जो भारतीय लोगों ने करी थी। विद्रोह हुआ था बेसिकली, कुछ इसको क्रांति कहते हैं, कुछ विद्रोह। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भारतीय राष्ट्रों का अधिकरण करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। अगर मान लीजिए वो किसी भारत की रियासत को अपने अंदर ले रही है, तो ऐसे नहीं आज सीधा जाकर अटैक कर दिया और उसका अपने क्षेत्र कब्जे में ले लिया। नहीं, सबसे पहले उसने क्या किया, वहां की पॉलिटिकल पावर को चेक किया, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन देखी कि अगर हम इसको मिलाएंगे तो इससे पैसा कितना होगा। फिर उसके बाद अपनी कूटनीति लगाई कि हम कैसे इसको इसमें मिला सकते हैं, क्या हमको बेनिफिट है। इन सभी चीजों को एक एक करके उसने गौर करके देखा। कह रहे कि बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राष्ट्रों में रेजिडेंट का मतलब है कि जिन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ आपकी संधि की थी, उस संधि के तहत उन राज्य में एक रेजिडेंट, या रेजिडेंट का मतलब है एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी और एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी सैनिकों की, उसको बोलते थे रेजिडेंट। तैनात कर दिया। ये कंपनियां के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हित की आपके रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकार भारतीय के भीतरी आपके मामलों में आपका दखल देने लगे। अलग राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, किस तरह की चीजें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों में सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासतें इस स्थायी बंदोबस्त को मान ली जाती हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? कि वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं आपके नहीं रख सकते थे। उसे कंपनी की तरफ से आपको सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना आपके रखवार कर वह कंपनी को पैसा आपका देता था। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, कंपनी सहायक आपके सेना के नाम पर कि आपकी सेना अच्छी नहीं है, आपकी सेना इतनी कुशल नहीं है, जिस राजा से आपके संधि करते थे, आपके नवाब से, अपनी एक सेना वहां रखते थे। अब सेना वहां रख दी
तो वो उसके शासन से कहेंगे देखिए आपके पास रह रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपकी सेवा कर रही है, तो आप इसका वेतन भी आप ही उठाएंगे। यानी कि सेना किसकी? ब्रिटिश अधिकारी की। बहाना किसका मिल गया रक्षा करने का? नवाब का। पैसे कौन देगा? नवाब। और फायदा किसका हो रहा? कंपनी का, कि जैसे ही कंपनी का नवाब कमजोर हुआ तुरंत कब्जा कर लेते थे रेजिडेंट वहां। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर कंपनी अपने इलाके में कब्जे में लेती। यानी कि अगर आपने उनका पैसा नहीं चुकाया, किसी वजह से आपने चीजें नहीं दी, तो कंपनी क्या कर लेगी? एक इलाका ले लेगी उसे अपने कब्जे में। और उदाहरण के लिए रेसेड वेलेजली गवर्नर 1758 से 1805 में, अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली बहुत अलग गवर्नर हुए हैं। इन्होंने क्या कर लिया था? अवध का आधा इलाका ले लिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए। यानी कि इलाके नवाबों के, और छीन कौन रही है? कंपनी। देखिए कितनी कूटनीति चला रही है और लोग मान रहे हैं। ये सारी चीज हमने इसमें देखी। अब रेजिडेंट की ताकत को अगर आप लोग देखेंगे, अब कह रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स मिल, ये आपका इकोनॉमिक्स में बहुत सारी परिभाषा देते हैं। ये फिलोसफर भी रहे हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। कहते हैं दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। ये क्या कह रहे हैं? रेजिडेंट को उन्होंने क्या बताया? किसी रियासत का किंग बताया है। उसे हस्तक्षेप यानी कि मनचाही निषेधाज्ञा का काम करने की छूट देता है। यानी कि तुम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जब स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता था तो रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था, तो चीजें आराम से आपके चलती। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार जो आपका रेजिडेंट को जो आपका नोटिस पास करेगी, जो नियम देगी, उसके अनुसार चले, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ नहीं चलता था। जब भी कुछ अलग तरह की घटना घटती या राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता। यानी कि तुम्हारे शासन में रह रहे हैं, तुमने अगर कुछ भी गलत किया तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका हो रहा था हंफिर के? तो आप देखेंगे इन्हीं रेजिडेंट का। अब देखिए, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सैफुद्दौला टीली कैप्टन द्वारा बनाया गया चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद संधि का फलस्वरूप सैफुद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए और वहां रेजिडेंट के सामने अपने चीर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई देते हैं। देखिए, चीर का मतलब होता है कपड़े। ये खड़ा आपका ब्रिटिश रेजिडेंट और सामने नवाब सैफुद्दौला। चलिए, तो इस तरह से हमने पूरा इसको देख लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया बच्चों, लेकिन हम देखेंगे। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम टीपू सुल्तान यानी कि शेर मैसूर के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से कहानी को हम पढ़ते चलेंगे, चीजों को जानते चलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।